मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं भारत के संविधान का परिचय और फिर उसके बाद मूल अधिकार जो बाकी के रह गए थे उसको पूरा करते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भाग कितने हैं? 22। भाषा कितनी है? 22। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची है 12। बस इतने ही है। लिखें आप। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 395 अनुच्छेद इसमें है। अगला सवाल लिखें। भारत के संविधान में भाग हैं। भारत के संविधान के कुल भाग हैं। तो आंसर क्या आएगा? 22। कितने भाग हैं? 22। अभी इसको देखें। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाकी की और जोड़ दी गई, 8 और जुड़ गई। ऐसे करके टोटल कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई, है ना। क्वेश्चन इसका कुछ नहीं लिखना। इसमें राजस्थानी भाषा को स्थान है या नहीं? नहीं। संविधान में राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। संविधान में किसको स्थान नहीं दिया गया है? राजस्थानी भाषा को। लिख लो, सवाल लिखो। राजस्थानी भाषा को संविधान की भाषा में जोड़ा गया है या नहीं? राजस्थानी भाषा को संविधान की सूची में, ऐसे लिखो, राजस्थानी भाषा को संविधान की सूची में जोड़ा गया है या नहीं? राजस्थानी भाषा को संविधान की सूची में जोड़ा गया है या नहीं? आंसर क्या आएगा? भाषा की सूची में राजस्थानी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। अगला लिखो। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर क्या आएगा? 12। क्या आंसर आएगा? 12। अब इसमें भी देख लेना। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। 8 अनुसूची किसमें थी? मूल संविधान में थी। वर्तमान में कितनी है? 12। तो नई कितनी आई? 4। ये चारों लिख लो। देखो, नवी अनुसूची को स्पष्ट कीजिए। नवी अनुसूची को स्पष्ट कीजिए और इसमें लिख लो 1951 में भूमि सुधार के रूप में या जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित
अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। अब ये हमें समझ में आता है क्या भूमि सुधार क्या था? कोई बच्चा जानता है भूमि सुधार क्या है? नहीं, देखो क्या है। पहले क्या होता था, ये तो लिख ली 9वीं अनुसूची। पहले क्या होता था कि एक राजा होता था और उसकी प्रजा होती थी। प्रजा से राजा क्या लेता था? कर। कर बोले तो टैक्स। ठीक है, राजा क्या लेता था? टैक्स। धीरे धीरे समय बदला, राजा भी आलसी और प्रजा भी आलसी। आधी प्रजा टैक्स देती थी, आधी नहीं देती थी। तो राजा ने इस व्यवस्था में बदलाव किया और राजा, जिम्मेवार, जमींदार और प्रजा, ये व्यवस्था ऐसे हो गई। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या होता था, प्रजा डायरेक्ट टैक्स देती थी किसको? राजा को। और राजा टैक्स लेता था किससे? सीधे प्रजा से लेता था। इस व्यवस्था में नुकसान क्या था? राजा का काम ज्यादा बढ़ गया, प्रजा कुछ देती थी कुछ नहीं देती थी, और राजा कहाँ कहाँ क्या क्या काम करे। टैक्स भी लेगा, शासन भी चलाएगा, न्याय भी करेगा, है ना, भरण पोषण का काम भी है, सारे काम राजा के ही नसीब में थे। इसलिए राजा का काम बहुत ज्यादा बड़ा होता था, इसीलिए वो टैक्स कहीं ना कहीं भूल जाता था या किसी इलाकों में लेता ही नहीं था, या यूं कहें इतना हार्डली टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता था। ऐसी स्थिति में राजा ने एक शॉर्टकट निकाला कि ये मेरे लिए टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये मेरे लिए क्या लेंगे? टैक्स। टैक्स लेंगे। राजा के लिए टैक्स कौन लेगा? जमींदार। जमींदार। और जमींदार किससे टैक्स लेता? प्रजा से। किसको जमा कराता? राजा को जमा कराता। देखो इस व्यवस्था में दो बातों का अंतर आया। प्रजा जो पहले टैक्स दे रही थी, प्रजा जो पहले क्या दे रही थी? टैक्स दे रही थी, उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी। टैक्स दे रही थी, उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। क्यों हो गई? अब देखो, पहले केवल एक आदमी लेने वाला था और उसका नाम था राजा। टैक्स केवल कौन लेता था? राजा ही लेता था। देता कौन था? प्रजा। अब बीच में कौन आ गया? जमींदार। तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए पहले, 8 रुपए पहले मान लो प्रजा देती थी, तो 2 रुपए अब जमींदार के और जुड़ गए। राजा के पास तो अब भी कितने जा रहे हैं? 8, लेकिन प्रजा को कितने देने पड़ेंगे अब? 10। भावना, आवाज आ रही है आपके पीछे से? समझ में आई? 8 रुपए पहले प्रजा दे रही थी, इस वाली व्यवस्था में देखो कितने दे रही थी? 8। और सीधा 8 रुपए कहाँ जाता था? राजा के पास। यहाँ पर कोई भी बिचौलिया नहीं था, कोई भी बिचौलिया नहीं था। यहाँ पर बिचौलिया आ गए, जमींदार आ गए, और ये जमींदार लगातार जनता पर क्रूर शासन करने लग गए, है ना, जबरदस्ती वजन बढ़ाने लग गए। अगर फसल नहीं हुई तब भी जबरन पैसा खींचने लग गए। कुल मिला के जनता का खून पीने लग गए। कौन? जमींदार लोग। इसे ही जमींदार प्रथा कहा गया। हाँ मनीषा, मनीषा कुमावत। ठीक है, इस वाली व्यवस्था को क्या कहा गया? जमींदार प्रथा कहा गया। लिखो, सवाल लिख लो। जमींदार प्रथा को स्पष्ट कीजिए। जमींदार प्रथा को स्पष्ट कीजिए। कौन सी व्यवस्था है? लिखो, इसमें लिखो। जमींदारों का प्रमुख काम, जमींदारों का प्रमुख काम
जनता से कर व्यवस्था को एकत्रित करना, जनता से कर को एकत्रित करना, जनता से कर को एकत्रित करना तथा अपना हिस्सा काटकर राजा को टैक्स जमा करा देना तथा अपना हिस्सा काटकर राजा को टैक्स जमा करा देना इस व्यवस्था में जमींदारों का अतिरिक्त भार, इस व्यवस्था में जमींदारों का अतिरिक्त भार जनता पर पड़ा, जमींदारों का अतिरिक्त भार जनता पर पड़ा। अतिरिक्त भार किस पर पड़ा? जनता पर पड़ा, जिससे जनता पर, जिससे गरीब प्रजा की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिससे गरीब प्रजा की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिससे गरीब जनता की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। बताओ नवीं अनुसूची में क्या दिक्कत आई? क्लियर है? अब Yes, देखो sir. क्या हुआ 1951 में जब भारत के सरकार ने इस व्यवस्था को देखा तो इस व्यवस्था को हटाया और उस जो हटाने की प्रक्रिया थी उसे कहा गया जमींदारी उन्मूलन। क्या कहा गया? जमींदारी उन्मूलन कहा गया। अब इसमें क्या था, ये जो जमींदार था ना इसको समाप्त कर दिया गया और क्या कहा गया, जो किसान किसी भूभाग पर खेती करते हैं या खेती करता है, जो किसान किसी भूभाग पर खेती करता है वही उस भूभाग का मालिक होगा, उस भूभाग का क्या होगा? मालिक होगा। समझ में आई बात? जो किसान किसी भूभाग पर खेती करता है वही उस भूभाग का क्या होगा? मालिक होगा। अब देखो इसमें पहले क्या था, मालिक तो कौन होता था? या तो राजा, राजा नहीं है तो कौन? जमींदार। ठीक है, और खेती कौन करता था? किसान। मेहनत कौन करता था? किसान। और उनकी मेहनत का आनंद कौन लेता था? ये दोनों। ठीक है, खेती कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। मेहनत कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। और उसकी मेहनत का आनंद कौन लेता था? जमींदार और राजा लेता था। अब यहां से हमें ये देखना होगा कि इनका, इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका खेती से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था उन्हें वहां से हटा दिया गया और ऐसी जगह जोड़ा गया
बेटा ये अभिनव कौन है? माइक ऑन करना। अभिनव सिंह, माइक ऑन करना। ये पिक्चर वगैरह क्यों लगा रखी है आपने? ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा था कि ये जो किसान थे उनको सीधा मालिक बना दिया गया। ठीक है बेटा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम इसको हटा देना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? इससे एक तो किसान की जो मेहनत है ना वो किसान को सीधा मिलने लग गई। आज तक जो किसान को मेहनत नहीं मिलती थी वो किसान को सीधे नसीब में आने लग गई। दूसरा इससे क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो किसानों की स्थिति में सुधार होने लगा, क्योंकि अब उन्हें पैदावार का हिस्सा मिलने लग गया। आज से पहले पैदावार का हिस्सा किसे मिलता था? जमींदारों को मिलता था। अब किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? नो सर। दो चीजें पढ़ी, कौन सी अनुसूची? 9वीं। 9वीं किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से। कब आई? 1951 में। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची। क्या लाए? जमींदारी उन्मूलन या अपन कहें जिम्मेदारी उन्मूलन से संबंधित ये था। जमींदार कौन थे? बिचौलिए, जो क्या लेते थे? टैक्स। किससे लेते थे? जनता से। राजा और प्रजा के बीच में बिचौलिए का काम कौन करता था भाई? जमींदार करता था। इस जमींदार के आने से एक्स्ट्रा भार, एक्स्ट्रा जो खर्चा पड़ा वो किस पर पड़ा? प्रजा पर पड़ा। अब प्रजा जो आसानी से जीवन यापन कर रही थी इस वाली व्यवस्था में, प्रजा और राजा में, उसमें बीच में कौन आ गया? जमींदार आ गया। तो जमींदार एक्स्ट्रा भार पड़ा किस पर? जनता पर। तो उससे स्थिति और बिगड़ती हुई चली गई। किसकी? जनता की। हाँ, किसानों की। 51 में इस व्यवस्था को हटाया गया। इसे ही जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था कहा गया, इसे ही भूमि सुधार व्यवस्था में कहा गया। वैसे भूमि सुधार अलग है, भूमि सुधार में बहुत सारे काम किए गए। इसमें मुख्य काम था ये, जो किसान किसी भूभाग पर क्या करता था? खेती, उसे क्या बना दिया गया? मालिक बना दिया गया उस भूभाग का। कि भाई जो किसान खेती ही नहीं करता उस किसान को खेती से क्या लेना देना, या उस व्यक्ति को खेती से क्या लेना देना, उसका क्या हिस्सा? तो जमींदार कभी खेती नहीं करता था, राजा कभी खेती नहीं करता था, तो ऐसे लोगों को हटा दिया गया। इसमें एक चीज और रह गई, वो और देख लो। और अपना भूमि सुधार वाला बिंदु भी समाप्त। ये 10th में भी डिटेल से है ना, तो आपको वहां भी ये काम आएगा। देखो इसमें दूसरा पार्ट क्या था? जिन व्यक्तियों के पास जमीन ज्यादा थी, जमीन ज्यादा थी तथा वे खेती नहीं करते थे, नहीं करते थे, ऐसे लोगों से जमीन सरकार ने ली, सरकार ने ले ली, तथा जो व्यक्ति खेती करते थे, जो व्यक्ति खेती करते थे उन्हें जमीन दे दी। इसे भूमि का पैमाइश भी कहा गया। अब देखो इसे समझो, ऐसे व्यक्ति जो खेती करते ही नहीं थे उन्हें तो पहले ही हटा दिया हमने, है ना। फिर एक काम और भी किया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीनें हैं,
लेकिन उसका खेती से कहीं किसी प्रकार का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। तो ऐसे लोगों को क्या किया गया, जमीन उनसे छीन ली गई और किसको दे दी गई, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते थे, खेती करते थे। खेती नहीं करते थे उनसे तो ले ली गई सरकार को, और किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई। तो अब जो खेती करते थे। हाँ, अब ज्यादा जो खेती पर कब्जा करके बैठे थे उन पर भी इसमें तलवार चली। अब ये भी तय किया गया कि ऐसे लोग जिनके पास खेती है ही नहीं, उनके पास खेत होना चाहिए। अब देखो 10वीं अनुसूची, ये भी काम की है। 9 हो गई कंप्लीट, 10 देखो 10वीं अनुसूची क्या है। 10वीं अनुसूची आई 1985 में, किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अब याद रखना किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची, 10, टोटल कितनी है, 11 और 12। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल। कब आई, 85 में। 1985 में। दल क्या होता है, दल किसी एक विचारधारा के समर्थन के, किसी एक विचारधारा के समर्थन के लोगों का संगठन दल कहलाता है, दल कहलाता है। समझ में आ रही है, विचारधारा कैसी होनी चाहिए, एक ही विचारधारा होनी चाहिए। दल और दबाव समूह में अंतर क्या, वो भी अपन देखेंगे अभी, है ना। दल और दबाव समूह में अंतर क्या। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, लिख लो। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, सवाल लिखो। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आंसर क्या आएगा, दल बदल, दल बदल, है ना। और इसमें आगे क्या लिखेंगे आप, 1985, ठीक है। देखो दल बदल क्या होता है, पहले तो ये देखिए दल क्या होता है, दल को हम कहते हैं पार्टी, क्या कहते हैं, पार्टी। किसी एक विचारधारा के समर्थन के लोगों का संगठन क्या कहलाता है, दल कहलाता है। देखो विशेष क्या है, विचारधारा, क्या है, विचारधारा, आइडियोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल देखो, बीजेपी किस पर विचारधारा है, हिंदुत्व का समर्थन करती है। कांग्रेस ये किसका करता है, संभाव या मुसलमान स्पेशली, ठीक है ना, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का ये समर्थन करते हैं। जैसे बीएसपी दलितों का, एसपी यादवों का या पिछड़ों का। तो ये विभाग बटे हुए हैं, इनकी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक विचारधारा के लोग यदि संगठन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है। लेकिन केवल संगठन बनाने से दल नहीं कहलाता है, इसकी 2 विशेषता और हैं। क्या, एक तो निर्वाचन आयोग क्या देता है, मान्यता, निर्वाचन आयोग क्या देता है, मान्यता देता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह भी देता है, क्या देता है, चुनाव
चिन्ह भी देता है। ठीक है, बताओ भाई कांग्रेस का क्या है चुनाव चिन्ह? हाँ, कौन किस कटा हुआ हाथ। क्या है? कटा हुआ हाथ। कटा हुआ हाथ। बीजेपी का क्या है? कमल का फूल। हाँ, ठीक है ना? तो अब ये याद रखना है। अब आप मुझे बता दो कांग्रेस का पूरा नाम क्या है? कांग्रेस का पूरा नाम क्या है? बताओ। सर क्या है किसी को पता? पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यस सर। सवाल लिखो। संयुक्त सवाल लिखो। दल को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? दल को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? दल को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। लिख लो आंसर, निर्वाचन आयोग। दूसरा लिखो, कांग्रेस का पूरा नाम लिखें। कांग्रेस का पूरा नाम लिखें। क्या है पूरा नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या ना? भारतीय कांग्रेस का पूरा नाम लिखें। क्या आएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लिख लिया? अगला लिखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। लिख लिए सर। बस बेटा कल की क्लास में करेंगे आगे की दोनों सूचियां, ठीक है? यस सर।